So we are starting today Gurukul webinar under the name of Himgiri Global Gurukul, and today's topic is Gurukul education and self-awakening. Now questions are welcome. Yes, I'm Naveen. I would like to ask the first question. Okay. In today's Yug, what is the importance of the Gurukul system? Gurukul education system. Yes. Yes. और इसके साथ मेरे पास है नीरज का क्वेश्चन. Is modern academic education ruining the academic and spiritual way of life? Is illiterate or non-academic qualified person are more successful in आध्यात्मिक life? Actually ये दोनों प्रश्न ऑलमोस्ट करीब करीब सेम है, तो मैं दोनों प्रश्न को क्लब करके उसका उत्तर दूंगी. Let me introduce myself in brief. I am Dr. Pratima Joshi. I am a managing trustee of the Himgiri Global Gurukul, which is a proposed Gurukul. This idea was floated by my Pujya Guruji, and his mission was to start this Gurukul. And main motto of this starting this Gurukul is to prepare a virtuous youth. आने वाली पीढ़ी को तैयार करो ताकि उनमें संस्कार सिंचन हो और वो भारतीय संस्कृति और संस्कार की धरोहर को आगे ले जाए. ये पर्पस से हम लोग गुरुकुल चालू इसका प्रोजेक्ट बनाया है, और डिवाइन ग्रेस और गुरुजी की कृपा से ही बहुत जल्दी हम आशा रखते हैं कि वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो. और उसी के ऑस्पिसिस में आज हमने उसकी के अंडर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है. तो आज का जो पहले प्रश्न को हम उत्तर देते हैं, तो शुरुआत करें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ है. क्या ये चारों पुरुषार्थ को आज का मॉडर्न एजुकेशन बैलेंस करता है? अगर हम मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम को पूरा रिव्यू करें, उसको पूरा एनालाइज करें, तो मालूम पड़ता है कि बच्चा कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है. 7-8 आवर्स या तो मिनिमम 7 आवर्स की स्कूल रहती है और उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. तो मैं आज के बच्चों को देखती हूँ तो इतना बड़ा वो स्कूल बैग लेके जाते, इतना हैवी स्कूल बैग होता है कि वो उठाते उठाते बच्चे झुक रहे. तो उससे समझ आता है कि इतना सारा सब्जेक्ट्स पढ़ाने से जैसे ऐसे लग रहा है कि दे आर बिकमिंग जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे, पर क्या वो इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर पा रहे? अगर डाइजेस्ट कर पाते तो हमें उसका रिजल्ट वो मॉर्निंग टू आफ्टरनून स्कूल अटेंड करते हैं, फिर आके खाना खाते हैं, खाना खाते खाते टीवी देखते हैं और फिर सीधा ट्यूशन पे भागते हैं. जब आप 7 घंटा स्कूल में पढ़ते हो, अगर वो पढ़ाई सही है तो आपको ट्यूशन की क्या जरूरत है? ये प्रश्न तो मुझे सबसे पहले उठा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने पढ़ाई की तब तक मैंने तो कभी ट्यूशन क्लासेस अटेंड नहीं किए. हम लोग को स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसी का चिंतन मनन स्वयं करके हम होमवर्क करते थे, एग्जाम देते थे और पास होते थे. तो ये से शुरू हुई. जब अगर स्कूल की पढ़ाई सही है तो ट्यूशन की जरूरत क्यों है? बच्चा इतना ओवर उसका स्पून फीडिंग क्यों हो रहा है? 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने टीचर्स डे पे एक यूथ बच्चों के साथ एक सेशन लिया था और उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि कितने बच्चे और कितना घंटा वो पसीना बहाते हैं, वो अपने उंगली उठाए और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे कितना घंटा फिजिकल एक्टिविटी करते. एक भी बच्चे ने उंगली नहीं उठाई. तो ये वो सरप्राइज, इससे डरे एक भी बच्चा नहीं. तो वो बोले हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का टाइम किधर है,
क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, आने के बाद खाना खा के सीधा ट्यूशन क्लास जाते हैं, ट्यूशन क्लास आने के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर होमवर्क करने बैठ जाते हैं। हार्डली हमें थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें हम सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर प्रोजेक्ट्स इतने दिए जाते हैं, हो सकता है जिसने भी प्रोजेक्ट का कंसेप्ट डिजाइन किया उसके मन में शायद ये भाव रहा होगा कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट हो और उसको जनरल नॉलेज भी मिले, उसको वर्ल्ड में क्या डिफरेंट इवेंट्स हो रही है उसका नॉलेज मिले। पर क्या वो पर्पस सॉल्व हो रहा है? क्या मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ? मैं कभी मेरे काम के लिए जेरोक्स पे शॉप पे जाती हूँ या कभी प्रिंट आउट लेने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स लाइन में खड़े हैं। तो मैं उनसे बात करती हूँ तो बोले हमारे बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया है, गूगल पे से सर्च करके हमने ये सब निकाला है, अभी हमें प्रिंट आउट चाहिए। हम उसको तो क्राफ्ट के लिए भी माँ बाप लगे रहते हैं। तो प्रोजेक्ट्स अगर माँ बाप को करना है तो बच्चों का डेवलपमेंट क्या? और वो नजर आता है। आप आज के यूथ से बात करो तो उनको जनरल नॉलेज भी आपको लगेगा कि बहुत कम जनरल नॉलेज है, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट्स इतने पढ़ने को है कि बेचारे इंटरनली सारा कुछ मिक्स हो रहा है और भेलपुरी तैयार हो रही है। तो अंदर पूरा भेलपुरी हो रहा है, तो वो खाली रट्टोफाई कर करके एग्जाम देते हैं। पर व्हाट अबाउट इंटरनल डेवलपमेंट? उसके लिए ना तो टीचर के पास टाइम है ना स्टूडेंट के पास टाइम है। टीचर भी इतना सिलेबस है कि वो कंप्लीट करने के लिए भागते रहता है। हर वीकली एग्जाम तो बच्चा पास हो, टीचर भी पेपर सेट करे, पेपर करे और सिलेबस कंप्लीट करे, उसी में उसकी एनर्जी जाती है। और बच्चे और टीचर के बीच में भी आप देखो वो मान सम्मान का रिलेशन नहीं है, वो भाव नहीं है। उसके बजाय बच्चे टीचर से डरते हैं, थोड़ा चापलूसी करते हैं ताकि एग्जाम में वो पास हो जाए। तो बच्चों का ध्यान है कि हम पास हो जाए, माँ बाप का ध्यान है कि आज केजी क्लास का बच्चा भी माँ बाप साल की ₹1,00,000 फीस देते हैं, वो भी आई थिंक मिनिमम है। उससे ज्यादा अच्छी स्कूल में जाओ तो 1.5 लाख 2 लाख, तो मिडिल क्लास के आप उसको 1.5 लाख 2 लाख को मंथली एक्सपेंसेस में डिवाइड करो तो मंथली ऑलमोस्ट आपका बच्चा केजी में जाए तो मंथली अप्रोक्सीमेटली यू आर स्पेंडिंग मिनिमम 10,000 रुपीज फॉर अ चाइल्ड। तो वो माँ बाप भी बेचारे क्या करे, माँ और बाप दोनों मेहनत करके घर चला रहे, उसमें से इतना पैसा बच्चे के एजुकेशन में जा रहा है, ऊपर से ट्यूशन फीस, ऊपर से प्रोजेक्ट का एक्सपेंसेस, ऊपर से बस स्कूल बस का खर्चा, इतने मिसलेनियस खर्चे। उसके बाद बच्चा कॉलेज में जाए उसकी इतनी एक्सपेंसिव फीस। हायर एजुकेशन तो नेचुरली मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक ही उपाय है कि वो एजुकेशनल बाद उसका ध्यान ये रहता है कि जल्दी जॉब मिले, तो 6 महीने के बाद मुझे एजुकेशनल लोन रीपे करना है। तो जब उसको जॉब मिलने में जितना डिले होता है इतना उसका डिप्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। सिर्फ उसका ही नहीं, माँ बाप का भी डिप्रेशन लेवल बढ़ता जाता है। तो ये सब हम फैक्टर्स देखें और रिजल्ट क्या है वो बच्चा। आज आप देखो, पहले के जमाने में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, माँ बाप बिजी रहते थे, तो दादा दादी बच्चों में कहानियां सुनाते थे, उनको अच्छे संस्कार देते थे, उनका इनर डेवलपमेंट पे ध्यान देते थे। आज आप किसी, एक तो सोशल मीडिया ने लोगों को अगर वर्ल्ड को स्मॉल किया है, तो डिसएडवांटेज ये किया कि 1-to-1 इंटरेक्शन कम हो गया, लोगों के पास एक दूसरे को मिलने का टाइम नहीं है। पहले एक दूसरे के सुख दुख में पर्सनली जाके सहयोग शेयर करते थे, अभी क्या व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, इमोजी भेज दी, काम हो गया। और व्हाट्सएप मैसेज में भी जो लैंग्वेज शॉर्ट होती जा रही है, तो लैंग्वेज का तो पूरा कचरा हो रहा है। अभी मैं आपको इसका कंप्यूटर ने कितने फायदे हैं तो नुकसान भी, एक बहुत बड़ा नुकसान आपको बताती हूँ। मैं पीएचडी रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर रह चुकी हूँ, जो हम लोग हिमगिरी गुरुकुल रिसर्च सेंटर चला के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आते थे। उसमें एक लंदन का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आया, प्रैक्टिकल मेरा रियल एग्जांपल बता रही हूँ। वो बच्चे को पीएचडी करना था, तो उसको एक सब्जेक्ट उसने ही चूज किया। फिर हम लोग उसको सिटिंग देने लगे, ताकि पीएचडी में एडमिशन के पहले सिनॉप्सिस बनानी होती है कि आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो उसमें आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करो।
तो वो बच्चे के साथ 1 वीक, लड़के के साथ 1 वीक सिटिंग हुई, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, 1 वीक सिटिंग हुई, 15 दिन सिटिंग हुई। उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा अरे आप लिख क्यों नहीं रहे हो? तो बोले यहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटर के बिना मैं लिख नहीं सकता। तो मैंने कहा ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं लिख सकते? आप जैसे मेरे से बात करते हो, ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो बोले मैं जब मुझे कंप्यूटर टाइपिंग की आदत है, तो कंप्यूटर स्पेल चेक करता है, ग्रामेटिकल करेक्शन करता है, तो मेरे को अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल लिखूं। आई वाज स्टन्ड कि आज का यूथ इतना कंप्यूटर पे डिपेंड हो गया। अगर कल उठ के नेचर ने इलेक्ट्रिसिटी खींच ली, कंप्यूटर बंद हो गए या तो इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, आप कोई ऐसी जगह पे हो कि जहां कंप्यूटर और नेट काम नहीं कर रहा है, तो आप यूजलेस हो जाओगे। कोई भी चीज, मशीन मशीन का इन्वेंशन इंसान के सहयोग के लिए हुआ है। कोई मशीन पे कोई इंसान इतना डिपेंड हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मुझे याद है हम लोग ग्रोसरी का बिल, आज भी मुझे आदत है, ग्रोसरी का बिल आए, मंथली ग्रोसरी खरीदते हैं या जो भी करते हैं, आई कैलकुलेट माई सेल्फ, आई रेयरली यूज कैलकुलेटर। और मैं आज के बच्चों को देखती हूँ, कुछ भी कैलकुलेशन करना है, मोबाइल पे कैलकुलेटर ऑन किया और कैलकुलेट करते हैं। मतलब मोबाइल तुम्हारा फ्लॉप हो गया, कंप्यूटर ऑनलाइन बुलिंग भी किया उनका, थोड़ा सा उनको फेसबुक पे लाइक कम मिले तो बच्चा डिप्रेस हो जाता है कि मुझे लाइक कम मिले, मतलब आई एम नॉट अप्रिसिएटेड बाय द पीपल। एंड थोड़ा सा बुलिंग क्या किया, बच्चा डिप्रेशन में जाता है। और फॉरेन में तो कुछ बच्चे ने बुलिंग इनटॉलरेबल हो गया तो सुसाइड भी कमिट कर दिया। इज दिस द रीजन टू वेस्ट योर लाइफ? मतलब आप इतना अप्रिसिएशन सूडो स्टेटस में इतना एक्सटर्नल बिहेव कर रहे हो कि इंटरनली इंसान इतना होलो हो गया। तो एजुकेशन का पर्पस क्या था? कितना ब्यूटीफुल पर्पस था। सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि शिक्षा ऐसी हो कि जो इंसान को मोक्ष मार्गी बनाए, उसके अंदर की दिव्यता को उजागर करे। क्या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इस एम एंड ऑब्जेक्ट्स की, शिक्षा के रियल एम एंड ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर पाया है? आई थिंक यू ऑल विल एग्री दैट नो। डू यू ऑल एग्री? यस यस, बिग नो, जीरो। यस। तो अगर हम इस पहलू से देखें तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। धर्म और मोक्ष, जीवन के जो मेन दो पुरुषार्थ है, पहला और लास्ट, वो तो दोनों को तो कोई स्कोप ही नहीं है। सिर्फ काम और अर्थ में ही जीवन पूरा होता जा रहा है। पहले एजुकेशन लो, उसके पीछे भागा दौड़ी करो, उसके बाद जॉब के वर्किंग आवर्स इतने हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। एक बड़ी कंपनी का एचआर अपने 2 बच्चों की दवाई लेने, मेरे हस्बैंड डॉक्टर प्रकाश जोशी आयुर्वेदिक फिजिशियन है, तो अपने ट्विंस बच्चों को, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम था, तो वो बेचारा सैटरडे इवनिंग या कभी संडे आफ्टरनून, क्योंकि 2-12 बजे तक तो सोते रहते हैं कंपनियों में काम करके, वीकेंड में इतने फिजिकली बेचारे टायर्ड हो जाते हैं कि जल्दी उठते नहीं है, तो वो दवाई लेने आता था। तो दवाई हम लोग प्रिपेयर करें, तब तक वो सोफा पे बैठ के सोता रहता था। तो मेरे को उसकी हालत देख के इतनी दया आती थी, तो मैं पूछती थी कि क्या आप इतना इतना क्यों आपको नींद आती है? तो बोले क्या करूं मैडम, मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस 2.5 लाख रुपया सैलरी, कि जिससे आपको बेसिक नींद नहीं मिल रही है? जब आपको ढंग से सोने का टाइम नहीं है, परिवार को समय देने का टाइम नहीं है, तो फिर इंटरनल डेवलपमेंट और चिंतन मनन का तो आपके पास समय कहाँ से रहेगा? दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड टुडेज जॉब कल्चर। अभी डॉक्टर साहब का एक फ्रेंड है, बहुत बड़ी बैंक में वो वाइस प्रेसिडेंट है। अभी बीच में लॉकडाउन में थोड़ा टाइम मिला तो वो बेचारा अध्यात्म के पुस्तक पढ़ रहा था, तो वो उसने फोन करके बोला थोड़े अपने वीडियो सुने, कि बोले मेरे को लगता है कि मैंने तो ये बारे में कभी चिंतन मनन किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं पूरा दिन बैंक के काम में, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट, इतना बिजी रहता हूँ, घर पहुंचते हुए मुझे रात को 11 बज जाते हैं। मैं क्या चिंतन मनन करूं?
बोले मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ को मैं क्या शेप करूं और कैसे इस चक्कर से निकलूं। जॉब छोड़ता हूं तो 2 बच्चे हैं, उनका एजुकेशन, उनका आगे का खर्चा मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और बोलते बोलते वो इमोशनल हो गया कि व्हाट टू डू, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो दिस इज अ रियली अ पिटीफुल सिचुएशन। मॉडर्न एजुकेशन का एक लास्ट चैप्टर मैं समाप्त करती हूँ, फिर मैं गुरुकुल एजुकेशन पे जाती हूँ। एमबीटी में महाराष्ट्र ब्रिटिश टेलीकॉम एक कंपनी थी। हमने 2002 में वहाँ एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया था उनके एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो वो लोग एमबीटी कंपनी का नाम था, तो वो लोग हाँ महेंद्र ब्रिटिश टेलीकॉम सॉरी, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के लिए करजत के रिजॉर्ट में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। तो 2 दिन का वर्कशॉप था। तो इनॉग्रल सेशन में हम पार्टिसिपेंट्स पहले बोलते थे कि व्हाट इज गोल ऑफ लाइफ, द क्वेश्चन वाज पुट अप टू देम। So most of the participants spoke of IT field only. They spoke of company culture. They spoke of their dissatisfaction towards boss attitude, then mutual competition and jealousy and all. We were stunned कि उनके अलावा उनकी लाइफ का स्फीयर, थिंकिंग स्फीयर आईटी फील्ड के बाहर जा ही नहीं रहा है। 2 दिन का वर्कशॉप में हमने व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाई स्ट्रेस अकर्स, what is the purpose of life, why yoga is necessary, what is the real meaning of yoga, and different types of meditation, and थोड़ा उनको इनर जर्नी की थोड़ी झलक दी। 2 दिन के सेशन के बाद लास्ट कंक्लूडिंग सेशन में फिर से पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। ऑल ऑफ देम स्पोक। पहले तो सबने, सबके अंदर एक पश्चाताप की भावना थी कि हमने जीवन को दूसरे एंगल से कभी देखा ही नहीं। हमारा ध्यान पूरा करियर ओरिएंटेड रहा, पर व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, ये 2 दिन के सेशन में हमने थोड़ा ग्लिम्सेस लिया। फिर उनका ध्यान जाने लगा कि मुझे ये मेरे अंदर डिफेक्ट है। जैसे नीरज का एक प्रश्न है कि आत्म समीक्षा के पैरामीटर क्या, तो बहुत मैं आगे गुरुकुल एजुकेशन में उसका उत्तर दूंगी। तो उनको उनकी एनर्जी फिर इनर की ओर गई और फिर उनके जवाब अलग आने लगे कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मेरे अंदर ये जेलसी की भावना है, मुझे उससे ऊपर उठना है, मेरे अंदर बॉस बॉस के प्रति इतनी कड़वाहट है, मैं बॉस को चेंज करने के बजाय मेरी कड़वाहट को खत्म करूं। तो धीरे धीरे उनका ध्यान अपनी अंदर की ओर जाने लगा। तो हमें लगा कि ये 2 दिन की एक्सरसाइज जो कंपनी ने पे करके रिजॉर्ट में ये वर्कशॉप रखा, तो शायद वी कुड गिव सम जस्टिस टू दिस प्रोग्राम। वी वर लिटिल हैप्पी के वो लोग की एनर्जी थोड़ा इनर चैनलाइज हुई। पर साथ में दुख हुआ कि ये तो एक झलक थी, तो ये पीढ़ी कहाँ जा रही है। अगर ये पीढ़ी की ये अवस्था है तो आगे की पीढ़ी को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं ये मॉडर्न एजुकेशन। आप देख सकते हो कि मॉडर्न एजुकेशन अमेरिका वगैरह में भी इतना गन कल्चर हो गया है कि बच्चे गन लेके स्कूल में जाते हैं, और थोड़ा सा भी इनटॉलरेंट कुछ भी सामने सिचुएशन पैदा हुई तो फटाक से गन निकाल के शूट करना शुरू करते हैं, विच इज सो शॉकिंग। हम कभी कुछ साल पहले कभी सोच सकते थे कि कोई बच्चे के हाथ में गन हो या नाइफ हो। थोड़े टाइम पहले माँ बाप एक बच्चे को लेके, ये भी एक रियल एग्जांपल है, बच्चे को लेके मेरे पास आए थे। बोले वो बोले क्यों आए थे मालूम है, वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के बैग में से नाइफ मिला था। तो माँ बाप चौंक गए थे कि ये नाइफ लेके क्यों जा रहा है। वो पॉकेट मनी से उसने नाइफ खरीदा था। तो फिर मेरे पास काउंसलिंग के लेके आए। तो मैंने पूछा बेटा, अकेले में उसका काउंसलिंग किया। तो बोले, मैंने कहा बेटा तूने नाइफ क्यों खरीदा, ये बैग में, स्कूल बैग में तू नाइफ क्यों रखता है। बोले बच्चे मेरे कुछ स्कूल के बच्चे, मेरे क्लास के स्टूडेंट्स है जो मेरा इतना बुलिंग करते हैं, मुझे इतना चिढ़ाते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आया है कि मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा तू नाइफ से कब सबक सिखाएगा। मतलब इट वाज सो शॉकिंग। मैंने कहा सबसे पहले बेटा ये नाइफ निकाल दे, और कभी भी आज कसम खा के तू कभी भी कोई भी वीपन को हाथ नहीं लगाएगा। तेरे को कितना भी गुस्सा आया तो तू मेरे पास आ जा, तेरे अंदर जितना भी गुस्सा है उसको लेट आउट कर, पर कभी भी कोई वीपन नहीं है। मैं आपको जो रियल एग्जांपल है वो बता रही हूँ कि ये आज के बच्चों की अवस्था है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम
उनको क्या सिखा रहा है, उनके इनर डेवलपमेंट में 0 जा रहा है। उसकी अपेक्षा अगर उसकी कंपैरिजन में आप गुरुकुल एजुकेशन पे ध्यान दो, तो पहले के जमाने में 6 साल का बच्चा गुरुकुल में जाता था। गुरु माँ और गुरु जी के गाइडेंस में वो लोग पूरा गुरुकुल को मैनेज करते थे। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उसको कारपेंट्री, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, स्विमिंग, कुकिंग सारा कुछ सिखाया जाता था। और वो नॉलेज उसको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता था, और बच्चा ओवरऑल डेवलप होकर निकलता था। और साथ में गुरुकुल में सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता था, पर किंतु एटीट्यूड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल पद्धति शिक्षा प्रणाली तप, त्याग और श्रम यज्ञ पे आधारित थी। गुरु कोशिश करते थे कि वो कुल, देश, जाति, ये सब संस्कारों को भूलकर मैं एक अच्छा इंसान बनूं, इसी में वो लगे रहते थे। और साथ में लंगर करते करते, साथ रह के रहते उनके अंदर, बच्चे के अंदर वसुधैवम कुटुंबकम की भावना जागृत हो, वो गुरु कोशिश करते थे। गुरुकुल सिस्टम का वो एक यूएसपी था जिसकी आज बहुत ही जरूरत है। पहले आज के जमाने में सिर्फ तुम ऑनलाइन एग्जाम दो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर करो, या तो तुम सब्जेक्टिव प्रश्न आंसर करो, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है। नाइदर टीचर हैज टाइम टू चेक योर एटीट्यूड, नॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल हैज टाइम फॉर दैट। पेरेंट्स तो सोचते हैं हमने फीस दे दी, सारा जिम्मा टीचर पे है, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है बच्चे का एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए। गुरुकुल में पासिंग सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता था, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक गुरु के पास 3 शिष्य पढ़ रहे थे। तीनों शिष्य की औपचारिक परीक्षा हो गई, मतलब जो थियरी सिखाई गई थी वो एग्जाम तो हो गई। तीनों बच्चों ने फिर गुरु से आज्ञा मांगी कि अभी हम पास हो गए, क्या हम घर जा सकते हैं, बहुत सालों की स्टडीज के बाद। तो गुरु ने बोला नहीं बेटा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है, थोड़ा रुक जाओ, फिर मैं वो एग्जाम पास करके आप जा सकते हो। थोड़े दिन और बीत गए, थोड़ा टाइम और बीत गया, फिर से शिष्यों ने आज्ञा मांगी। तो गुरु ने बोला कि ठीक है, अभी आप पहुंच सकते हो। शिष्यों ने सोचा हो सकता है गुरु जी ने आइडिया ड्रॉप किया प्रैक्टिकल एग्जाम का, हम पास हो गए, तो वो खुश होके अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में थोड़ा सुनसान सा जंगल आ रहा था, वो लोग स्पीड में चल रहे थे कि जल्दी घर पहुंच जाए, शाम होने को आई। रास्ते में जो जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था, जैसे ही वो रास्ते में एंटर हुए, तो देखे कि रास्ते पे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए। तो 2 बच्चे तो उसमें से किनारा करके जल्दी जल्दी चलने लगे कि भाई जल्दी घर पहुंच जाए। तीसरा जो बच्चा था उसने वो कांटे को पिकअप कर करके साइड में रखना शुरू किया। तो वो जो 2 शिष्य पहले जल्दी चल रहे थे, वो उन्होंने आवाज दी, अरे तू जल्दी आ जा, अंधेरा हो रहा है, जल्दी घर पहुंच जाते। तो बोले अंधेरा हो रहा है इसीलिए मैं कांटों को साइड पे कर रहा हूँ, कि हमारे पीछे अगर कोई आएगा अंधेरे में, उसको दिखेगा नहीं तो उसके पाँव छिल जाएंगे। तो वो 2 बोले अरे तू जल्दी कर, ये क्या कर रहा है, हमें लेट हो जाएगा। इतने में गुरुजी झाड़ी से बाहर आए, और वो 2 बच्चे जो जल्दी जल्दी कर रहे थे घर पहुंचने की, उनको बोला आप लोग गुरुकुल वापस चलो, आपकी एग्जाम अभी भी बाकी है, आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। तीसरे बच्चे को बोला तू घर जा सकता है। बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने एटीट्यूड की एग्जाम ली, कि जो प्राप्ति आपने की है, कि आपने प्राप्ति कर ली, इंटेलेक्चुअली आप डेवलप हो गए, किंतु आपके अंदर अगर जन कल्याण की भावना नहीं है, दूसरों के हित करने का स्वभाव डेवलप नहीं हुआ है, वो एटीट्यूड डेवलप नहीं हुई है, तो जो भी प्राप्ति हुई है आप उसका क्या सदुपयोग करोगे? कोई सदुपयोग नहीं होगा तो जीवन वेस्ट है। तो फिर गुरु को लगा कि मेरी शिक्षा अभी अधूरी है, ये बच्चों में वो भाव जागृत करना बाकी है। ये होती थी गुरुकुल की एग्जाम, गुरुकुल की एटीट्यूड बिल्डिंग परीक्षा। जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले एक एग्जाम्पल दिया था, आज फिर से रिपीट करती हूँ, और हर शिष्य की अलग अलग एग्जाम होती थी। ये नहीं कि प्रैक्टिकल एग्जाम हर एक के लिए जो जरूरी था वो होती थी। तो एक राजा का कुंवर भी पढ़ रहा था गुरुकुल में। बाकी बच्चों को घर जाने की आज्ञा हुई, राजा का कुंवर ने हाथ जोड़ के जब घर जाने की आज्ञा मांगी, तो गुरु ने बोला कि बेटा तेरी एक और प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है, वो करके तू घर जाएगा, और वो तेरी एग्जाम राजा जनक लेंगे, तो तेरे को मिथिला नगरी जाना पड़ेगा, वहां से होते हुए राजा जनक को मिलके फिर तू आगे जाना। तो वो कुंवर तो खुशी खुशी निकल पड़ा और मिथिला नगरी गया, राजा जनक को प्रणाम किया और अपने गुरु का संदेश दिया। राजा जनक समझ गए उनको क्या करना है, वो भी तो बहुत ज्ञानी थे। तो उन्होंने वो बच्चे को गेस्ट हाउस में अपने महल में ठहराया,
बहुत उसकी मंत्रियों ने आगता स्वागता की और फिर रात को सोने को भेजा। कक्ष तो बहुत ब्यूटीफुल सजाया था। जैसे वो कुंवर सोने को गया, दरवाजा बंद होते ही अचानक उसके ध्यान सीलिंग पे गया, तो सीलिंग पे बहुत नुकीली तलवार पतले धागे से लटकी हुई थी। ऐसे पूरी सीलिंग ऐसे नुकीली तलवार से भरी हुई थी। तो वो रात भर सो नहीं पाया। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं गहरी नींद में जाऊंगा और कहीं कोई धागा टूट गया तो ये तलवार या तो मुझे इंजरी करेगी, या तो मुझे मैं खत्म हो जाऊंगा। तो इतना डर गया था, पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह राजा जनक ने उसको जलपान करने बुलाया और पूछा, रात को नींद अच्छी आई? बोले, कैसे आ सकती है, आपने अच्छा अपना कक्ष तो दिया, पर तलवार पूरी नुकीली सीलिंग पूरी नुकीली तलवार से भरी हुई थी, मैं कैसे सो सकता हूँ? तो बोले, यही तो तेरी एग्जाम थी कि तू राजा का कुंवर है, कल उठ के तू राजा बनेगा। इतने इर्द गिर्द खुशामत खोरी लोग होंगे, वो तेरी चापलूसी करेंगे, तो तेरा जीवन का मकसद याद रखना कि ये सुख साहेबी ऐश्वर्य पावर पोजीशन जो मुझे मिला है वो क्षणभंगुर है। कभी भी मेरे को मृत्यु देवता का बुलावा आ सकता है। तो ये जो भी मुझे प्राप्ति हुई है उसका मुझे सदुपयोग करना है। आप देखना, कोरोना जैसे शुरू हुआ, बहुत लोगों का चिंतन मनन शुरू हुआ कि अरे हमें मतलब लाइफ कभी भी एंड हो सकती है। किसी ने ये एंगल से सोचा ही नहीं था। इसमें मार्च अप्रैल मई तो इतना डरावना था कि काफी लोगों के मन में आया कि अगर हम ये टाइम से सुखरूप निकल जाए तो ये सेवा करेंगे, वो सेवा करेंगे, जीवन को अलग सेप देंगे। ये दौरान लिविंग विथ माय प्रॉमिस नाम का ग्रुप बना। वो ग्रुप ऐसे लोगों का बना है कि जो लोग ने ऐसे डिसीजन लिया है कि हम हमारे बच्चों को तो अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ थोड़ा सा घर वगैरह तो दे रहे हैं, पर बाकी संपत्ति को हम समाज के लिए दान करके जाए ताकि उसका सदुपयोग हो। मतलब बहुत लोगों का चिंतन मनन चला। एक अनसीन वायरस ने लोगों के अंदर मृत्यु का भय ऐसा जागृत किया कि लोगों को इनर सोचने के लिए मजबूर किया। तो बोले, बेटा अगर हमेशा ये बात मन में रहेगी कि एनी पल मृत्यु आ सकती है, तो कभी भी तू तेरी पोजीशन, धन का, पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ये होती थी गुरुकुल शिक्षा और ये होता था गुरुकुल की एग्जाम। अभी हम लास्ट पॉइंट पे आए कि आत्म समीक्षा, आत्म निरीक्षण से शिक्षा कैसे प्राप्त हो, और वो गुरुकुल का यूएसपी रहता था। हम लोग भी, मैं भी गुरुकुल की डायरेक्टर रही हूँ। हम लोग ऐसे वर्कशॉप करते थे कि बच्चों को दिन भर सेवा के प्रोजेक्ट देते थे, डिफरेंट सेवा के प्रोजेक्ट उनकी एबिलिटी के अनुसार। साथ में रात को उनको ही बोलना था कोई स्टोरी। डिनर के बाद स्टोरी टेलिंग सेशन चलता था एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड टेल द मोरल ऑफ द स्टोरी। एंड ड्यूरिंग डे टाइम जो भी प्रोजेक्ट करते थे उसका लीडर बदलता रहता था, और वो लीडर अपने टीम को कैसे हैंडल करता है, कितना ह्यूमैनिटेरियन उसका अप्रोच है, और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ साथ वो कैसे वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। पुणे यूनिवर्सिटी के एमबीए स्टूडेंट का एक 2 दिन का वर्कशॉप हमारे यहाँ हुआ था। उनको रोड मेकिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो काम दिया गया था, उसमें यही प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट किया। तो एमबीए के जो प्रोफेसर्स थे वो इतने इम्प्रेस हो गए कि हम हर साल एमबीए स्टूडेंट को ऐसे गुरुकुल में प्रोजेक्ट कराने लाएंगे कि दे शुड बिकम अ ह्यूमैनिटेरियन मैनेजर। मेरे यहाँ एक लड़की आती है, वो उसकी जो कंपनी में काम करती है, एक बार मॉर्निंग में मैं उसका मेरे यहाँ रही थी, तो कन्वर्सेशन सुन रही थी। मॉर्निंग सेशन के 9:30 उनका वर्किंग सेशन चालू होता है। उसका बॉस ऑनलाइन ही वर्किंग सेशन में इतनी स्ट्रिक्टली, इतना ऑफ द मूड और वल्गर लैंग्वेज, मतलब गालियां दे के बात कर रहा था कि इतना टारगेट तुम लोग अपनी टीम्स के साथ बात कर रहा था कि इतना टारगेट तुम्हें पूरा करना है, ये करना, वो कर। आई वाज स्टन्ड कि मॉर्निंग की शुरुआत इतनी कड़वाहट के साथ होती है, तो ये एम्प्लॉयज कितने, कैसे वो कंपनी को अपना मानेंगे। तो गुरुकुल में जब बच्चे खुद ही गुरुकुल को मैनेज करते थे, खुद ही उसके सारा काम करते, तो उनमें इतना अपनापन आ जाता था कि वो ही बच्चे आगे जाके वो समाज के जब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते थे तो वो गुरुकुल को सपोर्ट करते थे। तो ये गुरुकुल ऐसे चलते थे। अभी आत्म समीक्षा, आत्म निरीक्षण से कैसे इंसान अपनी त्रुटियों को पहचान सकता है। तो बृहदारण्यक का उपनिषद में उसका एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि एक बार देवता, असुर और मानव तीनों
खूब दुखी हो रहे थे, उनको आत्मिक सुकून नहीं मिल रहा था, तो तीनों प्रजापिता ब्रह्मा के पास पहुंचे और प्रजापिता ब्रह्मा को अपना प्रॉब्लम सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक ही शब्द दिया, और गुरु की ये खासियत रहती थी कि हमारे गुरु जी भी कभी भी डिटेल वर्णन नहीं करते थे। स्पून फीडिंग कभी भी गुरुकुल में होता नहीं है। वो गुरु खाली मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, और वो भी इतनी कोड लैंग्वेज में बात करता है कि आपको उनकी गहन मीनिंग को समझने के लिए चिंतन करना पड़े कि गुरु जी क्या कहना चाहते थे या क्या कहना चाह रहे। तो ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा ने भी एक ही शब्द दिया तीनों की बात सुनकर कि द। अभी आप लोग स्वयं उसमें से उत्तर ढूंढो। देवताओं ने मंथन किया और उनको मालूम पड़ा कि उनका जीवन पूरा भोग विलास में जा रहा है, तो उनके लिए द का अर्थ हुआ इंद्रिय दमन, यानी कि संयम से जीवन जीना, तो उनको सुकून मिलेगा। तो उनकी त्रुटि है कि वो भोग विलास में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, संयम की आवश्यकता है। मनुष्य ने सोचा मैं बहुत लोभी और संग्रही हो गया हूँ, और मेरे लिए मुझे आत्मिक सुकून देने से मिलेगा, तो मेरे लिए दान करना जरूरी है। असुरों ने सोचा कि हम लोग बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हैं और दूसरों को परेशान करके आनंद लेते हैं, तो हमें दया भाव आना चाहिए, दया से हमें सुकून मिलेगा। तो एक द शब्द दिया, तीनों ने आत्मनिरीक्षण किया, अपनी अपनी त्रुटियां पहचानी और कौन से गुण जागृत करने हैं वो गुणों पे उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। ये होता है आत्मनिरीक्षण। अगर स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना है तो कुदरत बहुत बड़ी गुरु है। आपके सामने डे टू डे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि आप स्वयं जज करते हो कि ये सिचुएशन को मैंने कैसे टैकल किया, ड्यूरिंग द डे में कितना इंटरनली पीसफुल रही, और आप गुरु का इतना जल पीते हो, गुरु ध्यान से चलते हो, तो आपकी आत्मा ही बैरोमीटर है कि जो आपको बताती है कि वेयर यू हैव टू इम्प्रूव एंड वेयर यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। सो दिस इज अभी क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न युग में गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कैसे ब्लेंड किया जाए, क्योंकि हमें मॉडर्न युग में हम जी रहे हैं, एकदम वापस बैक टू एंशियंट युग में तो जा नहीं सकते। तो उसका एक डिफरेंट उसके कुछ पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो आज के युग में एजुकेशन इन मनी मेकिंग इंडस्ट्री हो गया है। तो सबसे पहले फीस कम की जाए और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे एजुकेशन चलाया जाए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करे, क्योंकि ह्यूमनिटी इज रिवाइव्ड तो मैन हिमसेल्फ विल बिकम रिसोर्स, गुड रिसोर्स। आज अभी मॉडर्न नई एजुकेशन पॉलिसी में शायद अभी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ही ये जिम्मेदारी दी जा रही है। तीसरा पॉइंट मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष को अगर बैलेंस करना है तो वन जैसे चालू हुआ, 51 से वन चालू होता है, रिटायरमेंट एज शुड बी लिटिल अर्ली, सो दैट व्यक्ति स्वयं के लिए और समाज के लिए समय दे पाए। तो रिटायरमेंट थोड़ा अर्ली होगा तो ये रिटायर्ड लोग अपना अनुभव और अपना जो नॉलेज है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थोड़े घंटा फ्री में सेवा करे, ऑनररी सेवा करे या कुछ मिनिमम ऑनरियम लेके सेवा करे, तो वो बच्चों को नॉलेज दे पाएंगे, अपना एक्सपीरियंशियल नॉलेज दे पाएंगे, बच्चे भी उनकी सेवा करेंगे, तो दैट विल ब्रिज द जनरेशन गैप, दैट विल मिनिमाइज द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन। तो फीस भी वो लोग थोड़ा कट कर पाएंगे। और आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एसी क्लासरूम की क्या जरूरत है? एसी में तुम इतना खर्चा कर रहे हो, एसी क्लासरूम दे रहे हो, तो बच्चे को पहले से ही तुम इतना भोग विलासी बना रहे हो कि बच्चे में वो तप और तपस्या का गुण जागृत ही नहीं होगा। उसको मालूम है यहाँ से एसी बेडरूम से जाके मुझे एसी क्लासरूम में बैठना है, तो वो व्हाइट कॉलर जॉब ही ढूंढेगा, वो कभी भी श्रमदान करेगा नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स लॉकडाउन में भी कंप्लेन करते हैं, हमारा बच्चे को हमें बोलना पड़ता है कि तू सफाई कर, घर की सफाई कर, ये कर, वो भी 2 दिन में मुश्किल से मॉप लेके करता है। मतलब मॉप लेने की यंग बच्चा है तो झुक के भी झाड़ू पोछा कर सकता है। मतलब वो बात ही बच्चों में नहीं आ रही है, क्योंकि एसी बेडरूम से जाके एसी क्लासरूम में बैठ रहे, एसी क्लासरूम से आके ट्यूशन में भी एसी क्लासरूम है, और वो प्राउडली लिखा जाता है वी विल प्रोवाइड एसी क्लासरूम। तो फिर फीस इतनी हाई होगी, आप कैसे फिर वो कंप्लेन कर सकते हो? तो ये अननेसेसरली एक्सपेंसेस कम करके तपस्या का भाव, अगर तपस्या का
थोड़ा कंसेप्ट एजुकेशन में मिलाया जाए तो बच्चों में काफी बदलाव आ सकता है। फिर हायर क्लास के बच्चों को और फिर उनके सब्जेक्ट्स को बेसिकली उनको सारे सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करके बच्चे का रुचि जिस विषय में उसका डीप नॉलेज दिया जाए तो इतना टाइम थ्योरेटिकल एजुकेशन में जा रहा है वो टाइम बच जाएगा। थोड़ा वो चिंतन मनन में जाएगा, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की जाए, वही हायर क्लास के बच्चे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम हो जाए। बच्चों को वेकेशन टाइम में संस्कार दिए जाए कि डाउन ट्रोडन सोसाइटी के बच्चों को वो नॉलेज इम्पार्ट करे तो उनमें सेवा भाव जागृत होगा। और सेवा की कंपटीशन रखी जाए कि जो बच्चे ने जितना घंटा सेवा की वो बच्चे को ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो सेवा के भाव का प्रमोशन किया जाए। मैंने स्वीडन या कोई देश का पढ़ा था कि वो लोग ने सेवा बैंक चालू किया है कि जो यूथ है वो अपना स्पेयर टाइम अगर कोई सीनियर सिटीजन की सेवा में बिताते हैं तो उनको मनी रिवॉर्ड नहीं है पर उनकी सेवा बैंक में इतने अवर्स जमा होते हैं। तो वो यूथ जब भी ओल्ड होता है तो जितने उन्होंने एफडी बनाई सेवा की अकॉर्डिंगली उनको भी फिजिकल सपोर्ट मिलता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट जिसके अंदर भी ये कंसेप्ट आया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैंने बीच में शायद बॉम्बे में ही कोई स्कूल है या तो महाराष्ट्र में ही कोई स्कूल है जहाँ वहाँ के मैनेजमेंट ने नोवेल कंसेप्ट चालू किया है कि उन्होंने भी सोचा कि आज का एल्जिब्रा और मैथमेटिक्स बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन में कहाँ हेल्प करता है। मैंने बोला ना कि आज का बच्चा इतना कैलकुलेटर पे डिपेंड हो गया कि ग्रोसरी का बिल भी कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो उन्होंने कुछ बच्चों से बीच वो मंथली कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, 2-3 दिन ऐसा रखते हैं कि बच्चे ही मिलके बैंक बनाए। वही स्कूल के बच्चे वो बैंक पे पैसा जमा करे, चेक कैसे लिखना, विड्रॉ करना, मतलब वो एक मॉडल तैयार करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। कोई महीने वो वेजिटेबल मार्केट बिठाते, बच्चे ही सब्जी सेल करे और बच्चे खरीदे तो बच्चों को सब्जी का भी नॉलेज हो। कपिल शर्मा के शो में वो मस्ती मस्ती में पूछता है, कभी कोथमीर खरीदी, कभी मूली खरीदने गए, टिंडली मालूम है? तो बहुत लोगों को बोलते हैं हम खाते तो हैं, मालूम नहीं है टिंडली क्या होती है। तो ये क्या है कि बेसिक जीवन की जो बेसिक जरूरियातें हैं, जो बेसिक है उससे ही आज का यूथ, आज का मानव उससे इतना दूर हो चुका है कि वो मशीन की तरह जी रहा है। तो ये स्कूल शायद मेरे पास वो आर्टिकल होगा, इतना अच्छा वो मैनेजमेंट ने कंसेप्ट डाला। बोले हमारे लिए गुरुकुल चलाना तो पॉसिबल नहीं है पर हम कोशिश कर रहे हैं कि गुरुकुल के गुड पॉइंट को हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ब्लेंड करें। और इसके अलावा अभी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मीटिंग तो हो रही है किंतु उसमें भी ये बच्चा टीचर्स कंप्लेन करते हैं आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है। पेरेंट्स को कंप्लेन होती है कि आप बराबर सिखाते नहीं हो तो बच्चा इसको पिकअप नहीं कर पा रहा है। पर कोई भी इस डिस्कशन में भी इनर डेवलपमेंट, एटीट्यूड बिल्डिंग पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये मीटिंग कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति, स्पिरिचुअल गाइड के अंडर या फिर गुरु के फॉलोअर्स हो जो वो थोड़ा टाइम देके ऐसी मीटिंग को कंडक्ट करें। पहले पेरेंट्स और टीचर को ट्रेन करें इंटरनली तो वो बच्चों को ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि पेरेंट्स और टीचर बच्चों के ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में बहुत की रोल प्ले करते हैं। तो मैं जब गुरुकुल की डायरेक्टर थी तभी मैंने यूजीसी के वाइस चांसलर को ये प्रपोजल दिया था कि टीचर्स का 21 डेज का रिफ्रेशर कोर्स चलता है। वो रिफ्रेशर कोर्स में उनका सब्जेक्ट नॉलेज अपडेट किया जाता है, फिर टीचर को वो प्रमोशन मिलता है। और ऐसे रिफ्रेशर कोर्स में आई यूज्ड टू गो एज अ इनवाइटी लेक्चर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो फिर ये कंसेप्ट को देख के मेरे माइंड में आया था कि हर साल या 2 साल में एक बार टीचरों को अगर टाइम ना मिले, कम से कम वंस इन 2 years या वंस इन ईयर 21 दिन वो अगर रिफ्रेशर कोर्स में सब्जेक्ट नॉलेज को अपडेट करने में बिताते हैं तो 40 डेज वो कोई गुरुकुल में बिताए, कोई गुरु आश्रम में बिताए, अपना इनर डेवलपमेंट पे ध्यान दे तो वो बच्चों को इनर डेवलप कर पाएंगे। प्रैक्टिकली ये प्रपोजल मैंने यूजीसी के चेयरमैन को फॉरवर्ड किया था, उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने बोला कि आप सारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाओ और फिर एक कंसेप्ट पे काम करते हैं।
तो कोशिश तो हमने की थी, पर अभी तक प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आया। इसीलिए हम लोग अभी प्रैक्टिकल गुरुकुल खोलने जा रहे हैं कि इसी गुरुकुल में ऐसा कोई मॉडल गुरुकुल वर्किंग करे कि लोगों को नॉलेज मिले कि इस कैसे एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। इसके अनुरूप कोई प्रश्न हो तो बताइए, फिर हम आशा जी के प्रश्नों को अटेंड करेंगे। डॉक्टर साहब अनिल चांडक जी के प्रश्न का जवाब देंगे। बोलिए, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरु मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि कृष्ण और राम दोनों भगवान थे, तो फिर उनको गुरुकुल क्यों जाना पड़ा? हाँ, ये मैं बताती हूँ, पर पहले ये जो अभी तक डिस्कशन हुआ उसमें आप तो प्रोफेसर रह चुके हो। डू यू एग्री विथ माय पॉइंट्स? श्योर गुरु माँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने एजुकेशन के लिए। मैं फॉलो करूंगी जरूर कॉलेज में जब ऑनलाइन खत्म होएगा तो। हाँ, अभी आपके गुरुजी कुछ बताएंगे, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। नीरज, आर यू सेटिस्फाइड? नीरज, नवीन, जी गुरु माँ, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ओके। तो आध्यात्मिक उन्नति को लिटरेसी और इलिटरेसी से कोई संबंध नहीं है, सिस्टम को सुधार। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा, अभी हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर और गुरुकुल एजुकेशन के ऊपर बोलने जा रहे हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिसिंग लिंक बिटवीन द मॉडर्न एजुकेशन एंड द गुरुकुल एजुकेशन? The lacuna between the Gurukul education and the modern education is what? Can anybody answer this? It's a $1 million question. Rather, I would say it's a $1 billion question. Actually, it is the missing link. What is the missing link? The practical know-how of self-realization. The practical know-how of being a good human being. Everybody knows how to be a doctor, engineer, or a technician, technologist, or anything in the world. But do they know how to be a better human being? There may be a theoretical curriculum in the education institutions, but then if they will come out in the world, how do they behave? Their behavior itself indicates that they are just parrots. They are just knowing everything in theory. But on the road, if they will go, then immediately they will fail. If you are driving a car, and if there is a traffic, what will happen? Everybody will honk. In front of you also people will honk, and behind you also people will honk. And what will happen? You will be immediately irritated, and there may be a verbal fight also sometime or the other. So if we don't have so much understanding also of the particular situation also, हाँ, तो हम लोग पर्टिकुलर सिचुएशन को भी यदि हैंडल नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, सीख क्या रहे हैं? हम लोग को बाकी सब मालूम है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा बिहेव करना, यही नहीं मालूम है। तो जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है कि आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, या उसमें प्यून से लेके चेयरमैन तक ले लो, चाहे वो प्यून हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, अरे यहाँ तक कि कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, ये सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार इसमें से गुजर के फेल होते हैं या नहीं हो रहे हैं? If they are not failing, then how come some of the other chairmen or CEOs or the presidents have to resign? Huh? How come they are succumbing to the kama, krodh or physical passion? How they are succumbing to the greed? And this is what is
showing the lacuna. This is what is showing the lacuna कि हम लोग ने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है और क्या कर रहे हैं। यदि हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली जो सही है वो सही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम हमारी लाइफ के ऊपर सही सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। क्यों? इस तरह से करने से हमारी लाइफ रूइन होती है कि नहीं होती है। पूरा कैरियर बनाने के लिए हम लोग लाखों रुपया डोनेशन देते हैं, करोड़ों रुपया हमारे पीछे खर्च हो जाते हैं और हम लोग दिन रात पसीना बहा के बहुत बड़ी पोजीशन पे भी पहुंचते हैं। उसके बावजूद कभी ना कभी हम लोग इस प्रकार के एटीट्यूड के शिकार होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं? हमें क्या इस प्रकार के संस्कार दिए गए थे क्या? ये क्वेश्चन इन बड़े बड़े लोगों के मन में भी आज तक क्यों नहीं आए कि हम इतने बड़े होने के बावजूद why did we fall prey to such attributes? हम लोग गलत तरीके से गलत थिंकिंग में क्यों पड़ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी नींव ही कमजोर है। हमें कहीं को ये बताया नहीं गया प्रैक्टिकली कि यदि इस प्रकार के संजोग क्रिएट होते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तब उनके पास उनके रूम में एक बहुत खूबसूरत कन्या आई थी। उसने ये कहा कि विवेकानंद जी, आई लव यू वेरी मच, आई वुड लाइक टू बी द मदर ऑफ योर सन। तो विवेकानंद जी हंसे। उन्होंने कहा कि व्हाई यू शुड बी अ मदर ऑफ आवर सन, यू मेक मी माई सेल्फ योर सन, आई एम रेडी टू बी योर सन, यू बी माई मदर। तो वो लेडी एकदम हक्का बक्का रह गई और वो एकदम शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तो यहाँ पर देखिए कि कौन फंस गया। वो लेडी फंस गई थी विवेकानंद की प्रतिभा से। तो यहाँ पर कौन आगे बढ़ गया कि विवेकानंद के संस्कार आगे बढ़ गए। तो मतलब कि उनकी नींव मजबूत थी तब जाकर वो फंसे नहीं, वरना आज तो बड़े बड़े लोग ऐसे 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 फंस जाते हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब ये सब मीडिया में आता है तब जाके लोग बेचारे पर दया करते हैं, अरे बाप रे ये फंस गया, ये फंस गया। अरे भाई वो तो फंस गया, लेकिन हम भी हमारे बारे में सोचे कि हम भी कभी कहीं ना फंसे, वही गनीमत है। क्योंकि ये चीज इतनी बारीक होती है कि जब व्यक्ति खुद ऐसे संयोग से पास नहीं होता तब तक मालूम नहीं पड़ता कि वो कहाँ कमजोर है। इसीलिए प्रैक्टिकल नो हाउ के लिए गुरुकुल एजुकेशन की आवश्यकता है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि एक गुरु थे, वो रोज कम से कम 2-3 घंटा अपने शिष्यों के साथ ज्ञान गोष्ठी करते थे। तो ये ज्ञान गोष्ठी सुनते सुनते कुछ महीनों के बाद शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी आप जो भी बोलते हो ना वो मैं सब समझ गया हूँ, मुझे सब मालूम पड़ गया है। तो अभी मैंने मान लो कि आज से मैंने क्रोध मैंने त्याग दिया। मुझे पहले से क्रोध बहुत आता है, तो मैंने गुस्सा त्याग दिया है। एंगर आई हैव वैंक्विश्ड। तो गुरु ने बोला कि ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है। तो आपके जैसा इतना जल्दी जल्दी अपने किसी भी डिजायर के ऊपर या अपने किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर विजय पाने वाला तो शायद ही कोई मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। ये बात होने के बाद गुरुजी ने बोला कि ठीक है बेटे, आप लोग सब अभी अपने अपने रूम में जाओ, हम अभी आराम करते हैं। तो जैसे सब लोग बाहर गए तो आपको पता है कि सच्चा गुरु कैसा होता है, वो कभी थियोरी नहीं मान लेता। तो वो प्रैक्टिकल में एग्जाम करके ही देखते हैं कि सचमुच में मेरा बेटा आगे बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया है। वो सचमुच में आगे बढ़ गया होता है तो गुरु को खुशी होती है कि चलो भाई ये इवोल्यूट हो गया। तो ये जो इवोल्यूशन की जरूरत होती है उसकी एग्जाम भी होती है ना। जैसे हम लोग हर साल एग्जाम देते हैं, तो इसका एग्जाम दिया उसका एग्जाम दिया, लेकिन हम लोग किस में पास होते हैं? खाली थियरी में पास होते हैं, प्रैक्टिकल में तो फेल हो रहा है ना। तो जैसे ये शिष्य लोग गुरु के रूम में से बाहर गए, वैसे ही वो लड़का जिसने बोला कि मैंने एंगर को जीत लिया है, तो वो उसको लोग चिढ़ाने लगे
और उसके रूम में गए तो वहां पर भी थोड़े थोड़े करके लोग और उसको इरिटेट करते गए। तो ये लड़के ने शुरू में तो बहुत कुछ कोशिश की सहन करने की, लेकिन जब अब थियरी में ही हो तो फिर कभी ना कभी तो मिस्टेक हो ही जाती है। तो धीरे धीरे करके उसका इरिटेशन बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि आखिर में उसका झगड़ा हो गया। तो जैसे झगड़ा हुआ कि तुरंत ही गुरुजी ने उनके रूम में से बेल बजाई और फिर बोला कि सब लोग को वापस बुलाओ। तो मजे की बात है कि सब लोग वापस आए और गुरुजी ने फिर बोला कि बोलो बोलो क्या हुआ बाहर। तो फिर वो जो शिष्य फेल हो गया था उसने आंखें नीचे कर दी और चुप हो गया। तो फिर गुरुजी ने बोला कि बेटे आप क्रोध को जीतना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल इसी तरह से होता है और आपको इसी तरह से अलग अलग प्रकार से परीक्षाओं में से पास होना पड़ेगा। अभी एक कमाल की बात क्या है कि मदर नेचर में इस दुनिया में भी इस प्रकार की परीक्षाएं अवश्य होती ही रहती है, जाने या अनजाने। चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर के द्वारा हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी के द्वारा हो, चाहे हमारे फ्रेंड के द्वारा हो, चाहे हमारे सीनियर के द्वारा हो, चाहे हमारे बॉस के द्वारा हो। कहीं ना कहीं तो हमारे पेशेंस की, हमारी समझदारी की परीक्षा होती ही है। और मजे की बात ये भी है कि हम सारे लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे जैसा होशियार कोई नहीं, मेरे जैसा मैच्योर कोई नहीं, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं। अरे भैया, यदि इतने ही हम समझदार हैं तो हमें इतना दुख नहीं होना चाहिए, हमें इतना क्रोध नहीं आना चाहिए। वी शुड बी एबल टू टैकल द सिचुएशन केयरफुली एंड चेयरफुली। जबकि डोमेस्टिक अफेयर में आप देखें तो जितने लोग शादी करते हैं उतने डिवोर्स भी हो रहे हैं। हिंदुस्तान इंडिया में तो फिर भी कम है, लेकिन फॉरेन में तो जाओ तो आप 5 साल से फ्रेंडशिप है, लव अफेयर है और छठे साल शादी की तो एक हफ्ते में डिवोर्स हो गया। तो ये क्या है कि आपने 5 साल में एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी ना। तो क्या आपने आपने समझा एक दूसरे को धूल समझा? हाँ, जैसे ही एक दूसरे के साथ बनते हैं तो लोगों का एक्चुअल नेचर बाहर आता है। जो पॉजेसिवनेस होता है, जो डोमिनेशन होता है, जो गुस्सा होता है, जो इनटॉलरेंस होता है, वो उस वक्त सामने आता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। और यहाँ तक कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी ऐसा होता है कि बच्चे लोग भी माँ बाप को टेकन फॉर ग्रांटेड कर सकते हैं और कभी कभी माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो दिस एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। एवरीवन हैज टू शो दैट दे आर रियली मैच्योर्ड। खाली बोलने से कोई मैच्योर नहीं हो जाता, हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार से वो दिखना चाहिए कि हम मैच्योर्ड है। तो इस तरह से जब हम मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा जितने भी लोग बड़े बड़े कैरियर बना के बैठे हैं, तो हम ये देख रहे हैं ना कि कोई ना कोई स्कैम में फंसता है, कोई स्कैंडल में फंसता है, कोई एडिक्शन में भी फंसता है और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तो ये सब देख के दुख होता है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हर चीज का एक सॉल्यूशन होना चाहिए ना। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप अपनी परीक्षा खुद करो। अभी इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक गुरुकुल था, वहां पर 18 to 80 ईयर्स के लोगों के लिए एक परीक्षा पत्रक दिया गया था। से इट इज अ सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। आजकल लोग एंट्रेंस एग्जाम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो गुरुकुल में भी तो एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए ना, या ऐसे कि सबको एंट्री मिल जाएगी क्या? तो वहां पर एक आंसर शीट दी गई थी, उसमें कुछ शब्द लिखे गए थे, उसके ऊपर उनको सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट ऐसे ही लिखना था। तो उसमें जो वर्ड्स थे वो ऐसे थे कि अब एंजाइटी, तो ये जो सबके आंसर थे उसका मैं आंसर देता हूँ कि एंजाइटी प्रेजेंट सर, अरे डिप्रेशन प्रेजेंट सर, एरोगेंस प्रेजेंट सर, एंड स्ट्रेस प्रेजेंट सर, अंडरस्टैंडिंग डोंट नो, एंड
What about loyalty? Lost. What about peace? Absent. What about harmony? Absent. And what about patience? Absent. What about love? Sleeping or missing? Huh? So if these are the answers being given by modern educated people, then don't you think modern education has failed completely and totally? So how to fill this gap? It could be filled just by practical education, and that can be understood through Gurukul education. Only via Gurukul education, this can be inculcated. All these characteristics, required characteristics, could be inculcated into each and every human being through practical know-how via Gurukul education. तो फाइनली मैं एक ही सेंटेंस बताना चाहूंगा कि छांदोग्य उपनिषद ने कहा है कि मन एवं कारणम बंध मोक्षयो हो, मतलब कि माइंड इज द सोल कॉज ऑफ द बॉन्डेजेस एंड द साल्वेशन। मतलब कि मन ही, सिर्फ एक मन ही ऐसी चीज है कि जो हमें विभिन्न प्रकार के बंधनों में भी डाल सकता है और मोक्ष मार्ग भी कर सकता है। तो ये हमारे फ्री विल के ऊपर है। हमारी खुद फ्री विल का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरह से बिहेव करना चाहते हैं। अपनी लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे, जैसे कि अभी पहले बताया गया। और यदि हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से जिएंगे तो निश्चित रूप में हम मोक्ष मार्गी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जिसको भी कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हैं। अभी हम दोनों हाजिर है आप दोनों के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। बोलिए। अभी मैं एक शॉर्ट में दो मॉडर्न एजुकेशन और गुरुकुल एजुकेशन का एक शॉर्ट सूत्र बताती हूँ। मॉडर्न एजुकेशन में है पे एंड स्माइल एटीट्यूड, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो फीस देख के वो कोई भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। और डॉक्टर भी बनना है, तुम्हारे पास पैसा है तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां डोनेशन देके तुम सीट बुक कर सकते हो। मतलब ये है मॉडर्न एजुकेशन के पे एंड स्माइल। डिजर्विंग हो नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा है देन यू आर एलिजिबल। गुरुकुल एजुकेशन में क्या था, पैसा है, पैसा इमटेरियल था, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, डिजर्विंग शुड गेट। इसीलिए गुरु बेसिक नॉलेज देता था, सबको अपनाता था, क्योंकि गुरु का ये प्रिंसिपल रहता था, आए का आदर शरण आए की लाज। तो बेसिक नॉलेज देने के बाद आगे की पावर या आगे का कुछ देने के लिए पहले एटीट्यूड की परीक्षा ली जाती थी और उसके बाद उसको फर्दर नॉलेज दिया जाता था। गुरु लाइन में भी क्या है कि पहले बेसिक मंत्र दिया है दीक्षा के बाद, उसके बाद वेट किया जाता है, उसकी लॉयल्टी चेक की जाती है, उसकी श्रद्धा कितनी है, उसका विश्वास कितना है और उसकी स्टेडीनेस कितनी है। शास्त्र में भी लिखा है कि गुरु शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो पहले उसकी परीक्षा होनी चाहिए कि वो लायक है कि नहीं आगे बढ़ने के लिए। तो शास्त्र में कहा है ब्राह्मणों के लिए 1 साल परीक्षा का टाइम, क्षत्रिय के लिए 2 साल, वैश्य के लिए 3 साल यानी व्यापारी के लिए, और शूद्र के लिए 4 साल। अभी ये जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र वो भी जन्म से नहीं था, कर्म से था, यानी कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम इतने, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हाई है, तुमने जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, मतलब तुम इतने क्यूरियस हो, आगे जाना चाहते हो, तो तुम डिजर्विंग हो। इमटेरियल व्हाट कास्ट क्रीड वो यू बिलोंग एंड व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस। बट अगर आप इतने इवॉल्व हो, एटीट्यूड आपकी राइट है, आपकी धगस इतनी है, श्रद्धा गुरु के प्रति इतनी है, तो गुरु आपको आगे ले जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे लेवल कम है ऐसे परीक्षा का पीरियड बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर लायक को तुमने मंत्र नहीं दिया और वो सुपात्र नहीं है और उसको मंत्र मिल गया, तो वो जो देवी देवता है वो भी नाराज होते हैं, मंत्र के जो अधिष्ठाता देवता देवी होते हैं वो भी नाराज होते हैं, और उसका थोड़ा सा श्राप का भागी गुरु को भी बनना पड़ता है कि उसने सुपात्र को मंत्र नहीं दिया। इसीलिए
सुपात्र होना बहुत जरूरी था, इसीलिए इन शॉर्ट इनर डेवलपमेंट वाज द प्राइम फोकस इन गुरुकुल बिसाइड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मॉडर्न एजुकेशन में ओनली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि किसी के हाथ में भी आज डिग्री जा रही है तो वो इंजीनियर जो डोनेशन देके बनाए या तो शेड्यूल मतलब जो भी कास्ट सिस्टम और जो भी ग्रेस मार्क उनको मिलते हैं वो उसमें एंटर हो। अगर डिजर्विंग नहीं है फिर भी डिग्री प्राप्त कर ली तो फिर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कितने सारे नए बिल्डिंग भी टूट रहे हैं, सडनली कोलैप्स हो रहे हैं, ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, डॉक्टर्स भी क्या सही तरह से सब डॉक्टर्स ट्रीट कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो डिजर्विंग शुड गेट प्रिंसिपल सही था। तपस्या, श्रम और त्याग की जो प्रणाली थी उस प्रणाली को रिवाइव करके ही हम एजुकेशन को सही शेप में ला सकते हैं। अभी हम आशा जी का प्रश्न अटेंड करते हैं कि राम और कृष्ण भगवान के अवतार होते हुए भी क्यों उनको गुरु के पास जाना पड़ा। तो आशा जी, रचना ऐसी हुई है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस जब पृथ्वी पे डिसेंड होता है, हम सब परमात्मा के अंश है, किंतु जैसे हम पृथ्वी पे आते हैं तो कितनी भी तपस्या हमने की है पर इस शरीर में आते ही हम पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय, विज्ञान मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पंचकोश का शीत मतलब वो आवरण हमें चढ़ जाता है और अहंकार ओवरलेप हो जाता है और काम क्रोध लोभ मोह ये जो विकार है, जो एनर्जीज है, उसके प्रभाव में हर इंसान ऐसा आ जाता है तो वो स्वयं का अपना डिवाइनिटी, स्वयं का डिवाइन नेचर भूल जाता है। तो बहुत लोगों ने मेरे को प्रश्न किया था कि अगर ये लोग डिवाइनिटी भूल गए थे तो फिर कृष्ण भगवान छोटे थे और उनका ऐसे कृष्ण लीला में बताया है कि एक बार उन्होंने मिट्टी खाई और माँ यशोदा ने बोला कि मुंह खोलो तो उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। वो क्या था? तो मैंने कहा कि कृष्ण भगवान को अवेयरनेस नहीं थी कि वो कृष्ण है, किंतु वो माँ यशोदा मैया की भक्ति थी कि वो भक्ति से उनको वो दर्शन हो गए, क्योंकि वो इतनी विष्णु भक्त थी और वो विष्णु का ही अंश थे। तो वो भक्ति थी, इसीलिए वो उनके पास संतान रूप में उनको पालक माता का रोल मिला और उनको वो दर्शन हो गए। क्योंकि आपको अगर श्रद्धा और विश्वास है तो शिवलिंग में भी आप साक्षात शिव के दर्शन कर लेते हो, नहीं तो बाकी लोग बोलते ये वो पत्थर है। पर ऐसे ही राम का भी था, तो इसीलिए तो सीता मैया के वियोग के टाइम राम भी स्वयं रोए थे। तो ये कहने का मतलब है कि राम और कृष्ण भी भगवान के अवतार होने के बावजूद गुरु ने उनको जागरूक किया कि ये तेरा असली रूप है। जैसे तुम गुरुकुल में जाओ तो तुम्हारा गुरु तुम्हें बताता है कि तुम किसका अंश हो, वो ध्यान में मालूम पड़ता है कि हमने क्या क्या यात्राएं की, हमारे कौन से चैप्टर कवर हो चुके हैं और कौन से चैप्टर यट टू कवर। एंड क्यों गुरुजी ये सारी लीला या ये जन्म में प्रकृति ने हमें ऐसा जन्म दिया और क्या ये लाइफ हम क्यों जी रहे, वो भी धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है। तो प्रकृति ने जो नियम आम इंसान के लिए बनाया वही नियम उसने अवतार के लिए भी बनाया। इसीलिए जो अवतार पृथ्वी पे आते हैं वो भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उनकी जर्नी भी एक आम इंसान की तरह शुरू होती है और वो उसी तरह गुरुकुल में पढ़ाई करके। ओनली थिंग ये ऐसा है कि बच्चा स्कॉलर हो। आज भी मॉडर्न एजुकेशन में भी वो प्रोविजन है कि जीनियस बच्चा स्टैंडर्ड स्किप करके आगे जा सकता है, उसमें भी थोड़े प्लस पॉइंट है। ठीक उसी तरह गुरुकुल में भी अगर जीनियस है तो वो बहुत कम में टाइम में आगे निकल जाता है। तो राम और कृष्ण का भी ऐसा ही हुआ था, समझे आशा जी? और एक्चुअली स्पीकिंग, हम लोग जब स्वयं के स्वभाव को सुधारने की बात आती है तो कई लोगों को यह रहता है कि मेरा तो जैसा स्वभाव है वैसा है, मुझे क्या इनर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और कईयों को यह भी लगता है कि चलो मैं स्वभाव को सुधारने की कोशिश करूं, लेकिन कैसे कर सकते हैं। तो वो लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरुकुल में जाते रहते हैं, लेकिन वो लोग इतने सिंसियर नहीं होते। तो ये सिंसियरिटी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा खैर काफ़ी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि ओलंपिक्स के लिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। 5 साल के बाद ओलंपिक्स होता है
तो वो 5 साल पहले से प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, इतना टाइम, मनी, एनर्जी देते हैं कि पूछो मत। और उसके बावजूद वो एक जब रुथ नाम की एक लड़की थी, वो 2004 में उसने हाई जंप के लिए कोशिश की थी ओलंपिक्स में। तो वो तब कितने क्रमांक पे आई थी? 16वें नंबर पे आई थी। और उसके बाद फिर उसने फिर से 5 साल तक मेहनत की और पसीना बहुत बहाया, और 5 साल के बाद फिर से ओलंपिक्स आया तो वो चौथे नंबर पे आई। तो फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, धीरज नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी, और वो फिर से लगी रही। तो और 5 साल तपस्या की उसने, तो इतनी कड़ी तपस्या की उसने, फिर भी उसके बावजूद दूसरे 5 साल के बाद जब ओलंपिक्स हुआ तो भी वो चौथे नंबर पे ही आई। तो इसके बाद तो कोई भी आदमी टूट जाएगा, रो पड़ेगा, और फिर कभी जिंदगी में प्रयत्न नहीं करेगा। लेकिन इसने कभी भी अपना आशा नहीं छोड़ी, धीरज नहीं छोड़ी। तो फिर से उसने 5 साल और मेहनत की, बड़ी कड़ी से कड़ी तपस्या की, और फिर उसने जब लास्ट में मतलब 15वें साल में जब ओलंपिक्स आई उसके कैरियर मतलब 2004 के बाद, तो उस वक्त उसको गोल्ड मेडल मिला हाई जंप में। तो ये लड़के का नाम था रुथ। तो इस प्रकार से जो ये स्पोर्ट्समैन होते हैं वो लोग पूरी लाइफ लगा देते हैं, पूरे कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। यदि इसी तरह से गुरुकुल में आने वाले लोग भी इतना फोकस्ड हो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए, तो क्यों नहीं सुधरेगा? इतनी समझदारी आ जाएगी, इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए, इतना परसिवियरेंस होना चाहिए, तब जाके कोई राम भी बनता है, तब जाके कोई कृष्ण भी बनता है। तो राम और कृष्ण ने भी क्या 7-7 साल दिए थे अपने गुरुकुल में। इसी तरह से वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े थे। तो रातों रात कोई आगे नहीं बढ़ सकता, न ही कोई भगवान बन सकता है। उन लोगों ने भी, जैसे कि राम को भी जब वो गुरुकुल में से आए तो उनके साथ क्या हुआ, थोड़े ही समय में कैकेयी ने बोला कि आप 14 साल के लिए वनवास जाओ, मतलब दशरथ राजा के सामने ये शर्तें रखी, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? वो गुरुकुल में रहने के बाद इतनी डेप्थ आती है कि हाँ भाई चलो, जो जैसा है उसको स्वीकार कर लिया, तो न किसी प्रकार से दुख, न सुख में जरूर से ज्यादा फूल जाना, न ही किसी प्रकार के दुख में सुसाइडल टेंडेंसी आना। इतना बैलेंस होना चाहिए, तब जाके श्री कृष्ण भी स्थित प्रज्ञ कहलाए। श्री कृष्ण ने भी पांडव और कौरवों के बीच में कितना बैलेंस किया, बहुत ज्यादा बैलेंस किया, और आखिर में भी वो सारथी बने। सारथी का मतलब क्या हुआ? हम हमारे मन के सारथी बने, हम हमारे मन के स्लेव है कि गवर्नर है। हाँ, हम लोग लंदन में गए थे, वहाँ पर फेल्थम प्रिजन में हमारा लेक्चर था, तो वहाँ पर गवर्नर भी प्रेजेंट था प्रिजन का। तो मैंने ज्ञान के साथ गम्मत के हिसाब से कहा कि आप भले गवर्नर होंगे प्रिजन के, लेकिन हम लोग स्वयं या अपने मन के गवर्नर हैं क्या? हम हमारे एट्रीब्यूट्स के, हमारे एटीट्यूड्स के, हमारे डिजायर्स के गवर्नर हैं क्या? कि फिर ये डिजायर्स हमें गवर्न कर रही है? यदि डिजायर्स हमें गवर्न कर रही है तो गए काम से। और यदि हम गवर्नर बन गए बाकायदा, तो क्या बात है, हम गवर्नर से फिर प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। और प्रेसिडेंट के बाद क्या होगा? आप भगवान भी बन सकते हो। अब भगवान के बाद आप गुरु भी बन सकते हो। तो ये जैसे कि बुद्ध भगवान थे, तो उन्होंने ध्यान में अपने 600 से ज्यादा जन्म देखे थे। तो बुद्ध कोई रातों रात नहीं बनता, उन्होंने 600 जन्म लिए थे, उसके बाद वो बुद्ध बने थे। तो उसके बाद उनको बोधि ज्ञान हुआ था। तो इस प्रकार से तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन फोकस्ड होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं।